वो कॉलेज ऑडिटोरियम था। वहाँ लड़के और लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी। बहुरानी अनामिका अपनी इस सहेली शिरीषा के साथ स्टेज पे खड़ी थी और माइक लेके मालिनी बात कर रही थी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मालिनी। हमारा एक टेक्सटाइल कंपनी है। हमारी एक खास डिजाइनर का नाम शोभना है। मैं हर रोज तरह तरह के नए नए ड्रेस के लुक में आती हूँ। वो सभी उसी के बनाए हुए हैं। जब मालिनी इस तरह से विवरण दे ही रही थी, तभी एक स्टूडेंट, तो क्या उनका नाम लेके हम जाप करें मालिनी जी? नो मिस्टर, यहाँ मिडिल क्लास बहुरानी अनामिका है। उसने एक बहुत ही अनोखे तरीके से नए लुक का डिजाइन क्रिएट किया है। जो ड्रेस उसने क्रिएट किया है, अगर वो पहनकर वो कॉलेज आती है तो मैं उसे 1,00,000 रुपए दूंगी बोनस के तौर पे, और साथ ही साथ उसे नौकरी भी दूंगी। क्या कहती हो तुम अनामिका? कुछ तो कहो। मालिनी जब इस तरह से अनामिका से पूछती है, अनामिका बिना घबराते हुए तुरंत माइक लेकर कहने लगती है, डियर फ्रेंड्स, वैसे तो हमने एंटरटेनमेंट के लिए कहा था, पर मालिनी ने सीरियस ले लिया। वैसे तो मैं एक मध्यम वर्गीय बहू हूँ, नए तरह के लुक के डिजाइन के कपड़े नहीं बना सकती, पर मालिनी इसे मुझे चैलेंज की तरह दे रही है, तो मुझे भी स्वीकार है। मैं उसके दिए गए चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। अनामिका ने जब इस तरह से कहा तो वहाँ पे खड़े सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं। मालिनी अनामिका के हाथ से माइक लेकर कहने लगती है, अनामिका ने चुनौती स्वीकार कर ली है। खुशी की बात है। किसी भी चीज के लिए समय निर्धारित होता है। नए लुक वाली पोशाक के लिए अगर हम भी समय निर्धारित कर ले तो सही होगा। आप ही समय बता दीजिए मालिनी। 1 हफ्ता अनामिका। ओके मालिनी। इतना कहकर अनामिका अपनी सहेली शिरीषा के साथ वहाँ से चली जाती है। एक दिन डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर शारदा बड़े ही मासूमियत के साथ दीवार घड़ी को देखी जा रही थी। करीबन सुबह के 9 बज रहे थे। वो मन ही मन सोचती है, ये क्या, अभी तक बहू अनामिका नाश्ते के लिए नहीं आई। अब तक तो उसका कॉलेज जाने का समय भी हो गया है। अभी तक वो अपने कमरे में कर क्या रही है? ये सोच ही रही थी, तभी बेटा रमेश वहाँ पे आ जाता है। बेटा रमेश, बहू अनामिका कहाँ है? अपने कमरे में। जिद्दी है, अपने कमरे से नहीं निकल रही है। क्यों बेटा, मेरा बनाया हुआ नाश्ता उसे पसंद नहीं है क्या? ये जिद कोई तुम्हारे नाश्ते वाश्ते के लिए नहीं है, बस एक ड्रेस के लिए है। तुम्हें कहना था कि तुम उसे खरीद के दे दोगे, नहीं तो बहू को तो तुम जानते हो, वो वैसे ही पागल है। उसका गुस्सा भी कम नहीं होने वाला। इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं है माँ। मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा और वहाँ जाकर फिर मुझे डांट सुननी पड़ेगी। कहकर वो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाता है। माँ, मुझे नाश्ता दे दो, ऑफिस निकलना है। तब तक वहाँ पे प्रसाद आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे रमेश को देखते हैं, पर उन्हें अपनी बहू अनामिका आसपास नजर नहीं आती। बेटा रमेश, बहू अनामिका कहाँ है? अपने कमरे में पिताजी, उसे भूख नहीं लगी है। फिर तो हमें भी भूख नहीं लगनी चाहिए बेटा। पिताजी, आप अनामिका को हर बात पे सर पे चढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हर बात पे गुस्सा करेगी। जो चाहिए उसे सब मिलता रहेगा और इस तरह उसकी मन मर्जी चलती रहेगी। शारदा, बहू को यहाँ ले आओ, हम सब मिलके नाश्ता करेंगे। इस तरह कहने पे शारदा अनामिका को लेने उसके कमरे में जाती है। उधर कॉलेज प्रांगण में एक जगह मालिनी और कविता दोनों अनामिका के बारे में चर्चा कर रही होती है। जिसने ना कभी पहनी और ना कभी देखी नए लुक वाली ड्रेस, वो क्या करेगी? देख लेना, वो अब तो कॉलेज आना ही छोड़ देगी। अगर वो नहीं आती है तो उसके लिए ही अच्छा रहेगा। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, नहीं तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, फिर जाके उसे एक कमरे में चुपचाप बैठना पड़ेगा। वैसे भी अनामिका को आपसे अहंकार भरी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब बाजार में जब भी कोई नया ड्रेस आता है तो आप वो पहन लेती है। अब अनामिका क्या करेगी? हर बार नया नया ड्रेस बनाते रहेगी क्या, जो कि संभव ही नहीं है। अब छोड़ो, उसके बारे में हमें क्या चर्चा करनी। अगर उसे कॉलेज आना ही होता तो अब तक वो आ जाती, और जब नहीं आई है इसका मतलब अनामिका शर्त हार गई है। चलो अब हम कैंटीन जाके सेलिब्रेट करते हैं। इतना कहकर मालिनी और कविता एक साथ कैंटीन की तरफ जाने लगती हैं।
उधर अपने बेडरूम के खिड़की के पास अनामिका दुखी होकर खड़ी थी। तभी शारदा आती है। क्या हो गया बहू, तुमने कहा नाश्ता नहीं करोगी, तुम्हें भूख नहीं है? नहीं माँ जी, मुझे सच में भूख नहीं है। मैंने आपके बेटे को सब कुछ कहकर भेजा, उन्होंने आपको नहीं बताया? बेटे को जितना बताना था बताया, पर तुम बताओ आखिर में हुआ क्या है, क्या माजरा है? मुझे भूख नहीं है माँ जी। ऐसा क्या? बेटा कुछ ड्रेस के बारे में कह रहा था। हाँ माँ जी, मेरे कॉलेज में एक लड़की है, उसका नाम मालिनी है। उसका खुद का टेक्सटाइल का बिजनेस है। साथ ही उसके पास शोभना नाम की एक महिला है जो नए नए कपड़ों को डिजाइन करती है। अब मुझे चैलेंज दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर एक नया डिजाइनर ड्रेस बनाकर देना है। मैं कैसे बनाऊं बताइए? तुमने ये बात मुझे बता दी है ना? ठीक है, चलो पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद हम कुछ करेंगे। उधर तुम्हारे पति और मेरे पति हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप वादा कर रही है माँ जी कि आप मुझे ड्रेस बना देंगी? आपको जीत हासिल करनी ही होगी। मैं जरूर बना दूंगी बहू। ये सुनकर अनामिका के मन को शांति मिलती है। फिर वो शारदा के साथ नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पे आती है। ससुर जी, पति, सासू माँ सभी के साथ बैठकर वो नाश्ता करती है। अगले दिन शारदा पद्मा, जो कि सिलाई सिखाती थी, उसके पास जाती है। क्या शारदा जी, पहले तो कभी नहीं आई, आज हमारे यहाँ कैसे? पद्मा, तुम्हें सिलाई मशीन में सिलाई करना सिखाना होगा। सिलाई मशीन में? अब कौन सा सिलाई सीखना चाहती हैं? अब क्या कहूँ पद्मा, मुझे बहू के लिए करना होगा। उसके लिए मुझे एक स्पेशल ड्रेस सिलाई करनी होगी। नहीं करूँगी तो पता नहीं मुझ पर बॉम्ब फेंक देगी। अच्छा, तो बहू के लिए आप सिलाई करना चाहती है? ठीक है चाची, मैं सिखा दूंगी। फिर पद्मा शारदा को सिलाई मशीन में सिलाई करना सिखाती है। शारदा भी मन लगा के सिलाई सीखने लगती है। तभी एक दिन अनामिका कॉलेज जाती है। मालिनी और कविता अनामिका के पास आती है। हाय अनामिका, तुम कैसी हो? हाय मालिनी, मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? मैं तुमसे भी अच्छी हूँ। वैसे निर्धारित किए हुए दिन करीब आ रहे हैं, याद है ना? हाँ मालिनी, 1 लाख रुपए के चेक के साथ तैयार रहना, मैं ही जीतूंगी। दिन में सपने देखना छोड़ दो अनामिका। जब दिया बुझ जाता है ना, तो उसकी जली हुई बत्ती ही बच जाती है। एंड मुझे तुम्हारे बारे में पता है। वो तो सच है मालिनी, बिना जाने कैसे होगा बताओ? अनुभव होना भी तो जरूरी है। अनामिका की बातें सुन के मालिनी को बड़ा गुस्सा आता है। कॉलेज में थी, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। अनामिका मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है। शारदा दिन रात मेहनत करके सिलाई मशीन में सिलाई सीखती है। काफी सोच विचार करने के बाद अचानक से उसे अपने घर पर टमाटर दिखते हैं। वो सोचती है टमाटर से ड्रेस बनाएगी। वाह रे वाह, बहू का टमाटर ड्रेस देखकर पूरा कॉलेज मानो की फिदा हो जाएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब मुझे बस टमाटर से बहू के लिए ड्रेस बनाना होगा। इस तरह सोचती है। फिर टमाटर डिजाइन का स्टिकर ले आकर वो एक नए लुक का नया डिजाइन बहू के लिए सिलने लगती है। अपनी परिकल्पना से वो एक नया तरह का टमाटर डिजाइन से ड्रेस सिलती है, जिसे देखकर बहू अनामिका बहुत उत्साहित हो जाती है। वाह माँ जी, ये टोमेटो ड्रेस बहुत सुंदर है। इस तरह का ड्रेस तो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। इस तरह वो तारीफ करती है। फिर वो कॉलेज चली जाती है। वो ड्रेस पहन के कॉलेज जाने पे उसके सारे कॉलेज वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मालिनी और कविता तो उसकी ड्रेस देखकर शॉक रह जाती है। ये क्या कविता, क्या हम सच देख रहे हैं? सही देख रहे हैं, अनामिका ने टोमेटो ड्रेस पहना है। सच कह रही हूँ, आज तक तो ऐसा ड्रेस किसी ने नहीं पहना। अब तो तुम्हें अनामिका को 1 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। उसकी बातें सुनकर कविता गुस्से से अनामिका के तरफ देखने लगती है। कंग्रेचुलेशंस अनामिका, इस नए डिफरेंट लुक के ड्रेस के लिए तुम विजेता होती हो, इसलिए तुम्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। इस तरह मालिनी अनामिका की बहुत तारीफ करती है और फिर 1 लाख रुपए का चेक उसे पुरस्कार में देती है। मालिनी के चेक देने पर कविता भी आकर कांग्रेचुलेशंस कहती है। सासू माँ के बनाए हुए बिल्कुल डिफरेंट लुक वाला टोमेटो ड्रेस पहनकर अनामिका 1 लाख रुपए का चेक जीतकर घर ले जाती है और खुशी से वो सासू माँ से कहती है, माँ जी आप महान हैं,
आप मेरे लिए आज जीत हासिल की है। आज आपने बस मेरे लिए सिलाई मशीन सीखी और उसके बाद मेरे लिए ये ड्रेस बनाई। ये पैसे आप रखिए। इन पैसों से आप एक नया सिलाई मशीन खरीदिए और फिर नए नए तरह के डिजाइनर कपड़े बनाइए और नया दुकान खोलिए। अनामिका के इस तरह से कहने पर शारदा को भी अनामिका की ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। फिर अनामिका के दिए हुए पैसों से वो एक नया सिलाई मशीन खरीदती है। जिस तरह शारदा ने नई तरकीब के साथ अनामिका के लिए टमाटर ड्रेस बनाया था, उसी तरह नई नई तरकीबें सोचकर वो नए नए तरह के ड्रेसेस सिलाई मशीन से सीने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। मंदिर प्रांगण में एक जगह शारदा और पंडित जी बैठे हुए थे। बताइए शारदा जी, आपकी क्या समस्या है? शादी को लेके समस्या है। किसकी शादी? कैसी समस्या और किस तरह की समस्या? जरा खुल के बताइए। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है पंडित जी, मेरे बेटे की शादी। ओहो, मुझे तो रमेश की कुंडली देखनी थी कि उसकी शादी होगी या नहीं, यही ना? हाँ पंडित जी, वही। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जन्मदिन और नक्षत्र बताइए, मैं जरा उसकी कुंडली देख के बताता हूँ। इस तरह कहने पे शारदा पूरा विवरण देती है और पंडित जी कुंडली देखने लगते हैं। उधर खेत जाने के दौरान प्रसाद की मुलाकात शंकर से होती है। बाबू, उधर शारदा मैडम तो मंदिर में है और आप इधर खेत तरफ जा रहे हैं। शारदा अचानक मंदिर क्यों जाएगी? शायद तुमने किसी और को देखा है। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। मैंने मालकिन को मंदिर में ही देखा है। वो पंडित जी से बात कर रही थी। फिर बेटे की शादी की बात कर रही होगी। पता नहीं शारदा को कितनी बार समझाया है कि पहले अपने बेटे जो कि खेत में काम करता है उससे राय लो और उसकी रिश्तेदार अनामिका से भी राय लो, पर वो समझती ही नहीं। इस तरह कहकर मंदिर की तरफ जाने लगते हैं प्रसाद। उधर मंदिर में पंडित जी रमेश की कुंडली देख रहे होते हैं। माँ जी, रमेश की तो किस्मत में शादी है, क्या मैं रिश्ता देखूं? हमारे नजर में भी एक बहुत अच्छी लड़की है पंडित जी। अच्छी बात है, तो कन्या का भी विवरण दीजिए, मैं उसकी कुंडली भी देख लेता हूँ। फिर हमें पता चल जाएगा कि दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं। लड़की का नाम अनामिका है पंडित जी, मेरी ही रिश्तेदार है। शहर में वो नौकरी करती है, उससे भी ज्यादा। इसी के साथ अनामिका का जन्म नक्षत्र और पूरा विवरण शारदा पंडित जी को दे देती है। तब तक प्रसाद भी वहाँ आके हाजिर होते हैं। आइए आइए, पर आपको तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं पंडित जी के पास जा रही हूँ। आप कैसे आए? बैठिए। मैंने पंडित जी को अनामिका और रमेश की कुंडली दी है। नमस्ते प्रसाद जी। नमस्ते पंडित जी, आप नक्षत्र देखिए, तब तक शारदा से मैं बात करता हूँ। ठीक है जी। इधर पंडित जी उन दोनों का नक्षत्र देखते हैं, उधर प्रसाद शारदा को थोड़ा अलग ले जाकर बात करते हैं। शारदा, मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या कर रही हो? आपने कहा था रमेश और अनामिका की राय लेने के लिए। फिर बिना जाने तुम कुंडली दिखवाने क्यों आ गई? खेत में काम करने जाता है मेरा बेटा। उधर शहर में काम करने वाली अनामिका मुझे ना नहीं कहेगी, इतना पता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है शारदा। प्रसाद ये सब कह ही रहे थे, तभी दुखी चेहरा लेकर पंडित जी उनके पास आकर कहते हैं, हाँ माँ, प्रसाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे लिए दिन अनुकूल नहीं है। क्या हो गया पंडित जी? अब तक तो सब ठीक था, अचानक से आप दुखी क्यों हो गए? भले ही आपको सुन के तकलीफ हो, पर जो है वो सच सच बताना मेरा धर्म है। अनामिका और रमेश की कुंडली मिल नहीं रही है, बहुत ज्यादा समस्या है। अगर शादी हो जाए तो जिंदगी उथल पुथल हो सकती है। पंडित जी, आप अभी जाइए, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। ठीक है प्रसाद बाबू। पंडित जी फिर वहाँ से चले जाते हैं। शारदा, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, बेटा रमेश और अनामिका से जाकर एक बार राय ले लो। ठीक है जी, अभी चलिए हम खेत में जाके बेटा रमेश से राय लेते हैं, फिर कल शहर जाके अनामिका से भी राय ले लेंगे। ठीक है शारदा। इतना कहकर शारदा और प्रसाद वहाँ से निकल जाते हैं।
उधर शहर के एक कॉफी शॉप में अनामिका और शेखर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। अनामिका, अभी भी तुम इस महीने का तनख्वाह नहीं भेजी हो। इस महीने मैं नहीं दे सकती हूँ शेखर, मुझे कुछ काम है। अपने परिवार और गांव में जो रिश्तेदार रहते हैं उन्हें कपड़े खरीद के देना है। अनामिका की इस बात पर शेखर को बड़ा गुस्सा आता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। उधर खेत के किनारे में रमेश, शारदा और प्रसाद तीनों खड़े थे। माँ, पिताजी, आप लोग यहाँ पे आए हैं ना ये जानने के लिए कि मैं अनामिका से शादी करना चाहता हूँ या नहीं। मेरी छोड़िए, पहले आप अनामिका से पूछिए। बेटा, कल हम शहर जाके राय लेंगे, पहले तुम अपनी तो राय दो। माँ, मैं गांव में एक किसान हूँ और वो शहर में नौकरी करती है। ये पूरा रिश्ता उसी पर निर्भर करता है माँ, तो पहले जाके आप उसी से पूछिए। इस तरह कहने पर शारदा और प्रसाद वहां से घर चले जाते हैं। उधर शहर में दुखी होकर खिड़की के पास बैठी हुई थी अनामिका। ठीक उसी वक्त उसकी सहेली अमृता वहां पे आती है। तुम इस तरह दुखी बैठी हो, इसका मतलब शेखर ने जरूर कुछ कहा है। क्या हुआ है? इस महीने का तनख्वाह मांग रहा था। मैंने कहा मेरे खर्च है, मैं नहीं दे सकती हूँ, इसलिए वो गुस्से से चला गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अनामिका, शेखर को देख के ही लगता है कि वो मनी माइंडेड है, इसीलिए तुम्हें सतर्क किया था कि उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो। जैसे ही मौका मिलता है तुम्हें, वैसे ही तुम शेखर के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देती हो। तुम्हें नहीं पता, शेखर मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना कहकर वो खिड़की के पास से उठकर चली जाती है। अमृता मनी मन सोचने लगती है, जब लोग कहते थे कि प्यार अंधा होता है, मैं मानती नहीं थी, पर अनामिका को देखकर अब सच लग रहा है। इस तरह सोचकर वो अनामिका के पास जाती है। अनामिका अपने बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी। फिर अनामिका और अमृता साधारण बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद शारदा खाने के ढेर सारे सामान ले आकर सीधा अनामिका के पास आती है। शारदा को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। अमृता, मेरी चाची गांव से आई है, जरा कोल्ड ड्रिंक ले आना। ठीक है अनामिका। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। फिर दोनों के बीच इधर उधर की थोड़ी बातचीत होती है। अनामिका, मुझे पता है चाची, इतनी बार मैं आपको यहाँ पर बुलाई, आप कभी नहीं आई, पर आज जब आप यहाँ आई है, इसका मतलब है आप मेरी शादी की बात करने आई हैं। बिल्कुल तुम सही समझी हो। मैं तुम्हें रमेश के लिए ले जाने आई हूँ। तुम्हारी राय लेने के बाद पंडित जी से बात करूंगी। मैं शहर में पली बड़ी हूँ, फिर गांव का एक किसान रमेश से मैं शादी कर लूं, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? अनामिका की बातें सुन के शारदा की आंखें भर आती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं शहर में शेखर नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। ठीक है अनामिका, तुम जो भी करो, बस तुम खुश रहो। अब मैं निकलती हूँ। ठीक है चाची, सावधानी से जाइएगा। रमेश और चाचा जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। फिर वहां से शारदा दुखी होकर घर लौट आती है। रात के वक्त शारदा को दुखी देखकर प्रसाद और बेटा रमेश उनके पास जाते हैं। माँ, आप किस लिए दुखी हैं? शहर की लड़की इस गांव के लड़के से क्यों शादी करेगी भला बताइए? तुम किस में कम हो बेटा? राम जैसे हो, कर्ण जैसे दानी हो। आप माँ हो मेरी, इसलिए ये सब सोच रही हैं, पर अनामिका भी इस तरह से सोचे जरूरी नहीं। अगर अनामिका से नहीं तो अमृता को ले आएंगे, हम अमृता से शादी कराएंगे। हाँ नहीं पिताजी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, कहकर रमेश वहां से चला जाता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर सर्दियों का मौसम आता है। दिन ब दिन शेखर का गुस्सा अनामिका के लिए बढ़ता जाता है। एक दिन वो अनामिका पे हाथ उठाता है। अनामिका को तब लगता है कि शेखर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अपनी चाची शारदा के पास आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा चाची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं रमेश से शादी करना चाहती हूँ। पिताजी ये सब नहीं चाहिए, मैं हमेशा बस आपका बेटा बन के ही रहना चाहता हूँ, पर तुम हमारे बेटे नहीं हो। शारदा की ये बात सुन के रमेश आश्चर्य हो जाता है। माँ, जैसे मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, तुरंत आपने इस तरह की बातें कह दी। हाँ बेटा, शारदा ने जो कहा सच है। शारदा तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ का नाम अन्नपूर्णा है। तुम उसके बेटे हो,
वो मेरी पहली पत्नी थी। ये सुनकर रमेश रोने लगता है। नहीं पिताजी, ऐसी बात फिर कभी मत कहिएगा। ये मेरी सौतेली माँ नहीं है, ये मेरी अपनी माँ है। अगर अनामिका से मेरी शादी भी होती है तो भी माँ बेटे का रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हाँ बेटा। ठीक है माँ, मैं अनामिका से शादी करूंगा। इस बात से सभी लोग खुश होते हैं। फिर वो पंडित जी को अच्छा मुहूर्त देखने के लिए कहते हैं। नक्षत्र देखकर वो सुबह 4 बजे का मुहूर्त देते हैं। सर्दी का मौसम, आसपास कोई नहीं था, चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। ठीक उसी वक्त रमेश अनामिका के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। ये देखकर शारदा प्रसाद बहुत खुश होते हैं और इस तरह शारदा अपनी पसंदीदा लड़की अनामिका से अपने बेटे रमेश की शादी करवाती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।